थे वो था प्रोस्पेक्टस वगैरह क्या होता है। आज एक टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस से स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है शेल्फ प्रोस्पेक्टस। इसके बारे में हम लोग बेसिक बात किए थे, बट और कुछ छोटा छोटा अगर बात हो तो वो भी आप डिस्कस कर लें। तो सेल्फ प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या बोला, ये प्रोस्पेक्टस ही है, मतलब इसमें प्रोस्पेक्टस की तरह ही सारा जानकारी है। ये जो सिक्योरिटी ऑफ क्लासिफिकेशन इंक्लूड जिस टाइप का शेयर हम इशू कर रहे हैं उसके बारे में पूरा जानकारी रहेगा। आर इशू फॉर सब्सक्रिप्शन वन और मोर इशूज, देखो यही मेन बात बोला, हम एक बार पब्लिक को शेयर इशू कर रहे हैं खाली उसके लिए नहीं, वन और मोर बोला, ओवर ए सर्टेन पीरियड। वो सर्टेन पीरियड याद रख लो 1 ईयर है, नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर लिखे। विदाउट द इशू ऑफ फर्दर प्रोस्पेक्टस, बार बार प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर रहा, एक ही बार प्रोस्पेक्टस इशू कर रहा है और उसी के बेस पे पब्लिक को शेयर ऑफर कर रहा है। तो यहाँ पे क्या एग्जाम्पल कुछ नहीं है बेटा, एग्जाम्पल मतलब क्या जानना चाहिए, मतलब जैसे ये वैलिडिटी एंड ऑल जो भी है उससे रिलेटेड। अच्छा, जैसे मान लो हमने प्रोस्पेक्टस इशू किया, सेल्फ प्रोस्पेक्टस हम उसका नाम रखा, हम इशू किया उसको मान लो 1 अप्रैल 2022 को, तो 31 मार्च 2023 तक हम जितना भी शेयर इशू करेगा मैक्सिमम इतना ही, इसके बाद ये प्रोस्पेक्टस वैलिड नहीं होगा, 1 साल तक वैलिड होगा, 1 ईयर तक। यही बोलना चाह रहा हूँ। इसके बाद भी अगर हम और शेयर इशू कर रहे हैं तो उसके लिए फिर नया प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। यहाँ तक मान लो हम 6 बार शेयर लॉन्च किया तो ऑल 6 लॉन्चेस के लिए ये प्रोस्पेक्टस एप्लीकेबल है। 1 साल इसका वैलिडिटी है, ये पढ़ने जा रहे हैं। एनी क्लास ऑफ कंपनीज एज द सेबी में प्रोवाइड बाय रेगुलेशन इन बिहाफ में फाइल एसपी यानी सेल्फ प्रोस्पेक्टस विद आरओसी। सेबी बता दिया कौन से क्लास ऑफ शेयर के लिए कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, उन कंपनी को आरओसी को ये सेल्फ प्रोस्पेक्टस फाइल करना पड़ेगा एट द स्टेज ऑफ द फर्स्ट ऑफर, जब पहली बार शेयर ऑफर कर रहा है तभी, और उसके बाद जितनी बार भी शेयर लेकर आएगा अगले 1 साल तक उन सब के लिए वो प्रोस्पेक्टस ही वैलिड हो। वैलिडिटी shall commence from the date of opening the first offer of the security under the prospectus and second subsequent offer such security no further prospectus is required। पहला ऑफर जब लाएंगे तभी प्रोस्पेक्टस वहां से उसका वैलिडिटी कमेंस हो जाएगा और उसके बाद अगले 1 साल तक हम जो भी शेयर लॉन्च करें उनके लिए और फर्दर प्रोस्पेक्टस का जरूरत नहीं। मतलब शेयर होल्डर उसी प्रोस्पेक्टस को पढ़ के डिसाइड कर ले पैसा लगा रहे हैं कि, लेकिन सर अगर आज मान लीजिए आप 6 बार शेयर लॉन्च किए 1 साल के अंदर, पहला 3 बार वाला लॉन्च किया, पहला 2 बार वाला जो लॉन्च था वहां तक तो वही बातें चल रही थी जो उस प्रोस्पेक्टस में मेंशन थी, लेकिन आप उसके बाद वाला जो ऑफर लेकर आए 4th वन, उसमें सर जी आप कुछ बातें बदल रहे हैं। तो कोई बात नहीं कि इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बोल के डॉक्यूमेंट रिलीज कर देंगे जिसका फॉर्मेट दिया हुआ PH2 फॉर्म में। विद इन 1 month प्रायर टू द सेकेंड ऑफर एज द फाइल आई एम विद आरओसी। नेक्स्ट ऑफर जो हम ला रहे हैं ना ये 4th वन, उसके ठीक 1 महीना पहले एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम नाम का डॉक्यूमेंट आरओसी में जमा कर देंगे जिसमें वो जो भी चेंजेस है वो सब मेंशन रहे। जैसे कोई नया चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, नया कुछ गिरवी रख रहे हैं, कोई फाइनेंशियल पोजीशन बदल रहा है कंपनी का, या अगर कोई भी चेंजेस, मतलब सीधा बात है सर कोई भी चेंज आप कर रहे हैं जो आप उस प्रोस्पेक्टस में लिखे थे, तो सर जी अगर वैसा कुछ भी चेंज कर रहे हैं तो वो वाला ऑफर जिसमें वो बातें बदलने वाली है उसके 1 महीना पहले आपको इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम आरओसी को फाइल करना पड़ेगा और उसको पब्लिक में रिलीज कर देना पड़ेगा। इंटीमेशन ऑफ चेंजेस, whether company received application from the allotment of security along with the advance money of subscription before making any such change। क्या क्या बताना पड़ेगा उसमें और भी कि अब तक पहला 3 इशू में कितना अमाउंट मेरे को रिसीव हो चुका है, इस चेंज के पहले तक कितना पैसा मिल गया वो भी बताना पड़ेगा, हम क्या क्या चेंजेस कर रहा है वो भी बताना पड़ेगा। ठीक है, और जिन लोगों को लगता है ये चेंज ठीक नहीं है वो लोग अपना पैसा विड्रॉ करने का राइट रखते हैं विदिन 15 डेज। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम टुगेदर विद सेल्फ प्रोस्पेक्टस शैल बी डीम्ड टू बी प्रोस्पेक्टस, मतलब सेल्फ प्रोस्पेक्टस के साथ वो IM भी जुड़ जाएगा, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, और उस पूरा को फिर एक प्रोस्पेक्टस मान लेंगे।
हाँ मतलब जिस इशू के बाद के चेंजेस आ रहे हैं एकदम ठीक है। हम्म, अगला टॉपिक है रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। एक और टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस आ गया जहां पर पब्लिक, जहां पर कंपनी क्वांटम ऑफ प्राइस डिसाइड नहीं कर पा, उस इंफॉर्मेशन को छोड़ के बाकी सब इंफॉर्मेशन दे दिया। अब पब्लिक को बोलेंगे तुम बिडिंग करो, हाईएस्ट बिडिंग का एवरेज लेंगे हम उसका प्राइस, और फिर उस प्राइस पे सबको शेयर ऑफर करते हैं। अब जिनको लेना है वो ले लो, जिनको नहीं लेना मत लो। हम्म, ठीक है। हाँ, कंपनी प्रपोजिंग टू मेक एन ऑफर ऑफ सिक्योरिटी में इशू रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस प्रायर टू प्रोस्पेक्टस। ये प्रोस्पेक्टस के पहले रिलीज होता है। हम्म, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल विद आरओसी एटलीस्ट 3 days प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन चालू होने के 3 दिन पहले हम आरओसी को जमा कर देंगे। ओके, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस सेम ऑब्लिगेशन एज प्रोस्पेक्टस। रेड हियरिंग में भी जो जो जानकारी दे रहे हैं सब ट्रू होना चाहिए। अगर कोई जानकारी बाद में गलत निकला तो ये बोल के नहीं बच जाओगे ओ ये तो मेन प्रोस्पेक्टस नहीं है, तो मेन प्रोस्पेक्टस में हम ठीक जानकारी दे देंगे, यहाँ गलत छप गया क्या फर्क पड़ता है? नहीं सर जी बहुत फर्क पड़ता है। जो नॉर्मल प्रोस्पेक्टस गलत होने पे, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन होने पे या कोई बात छुपाने पे जो कंपनी के डायरेक्टर लोग का या जो भी मेंबर लोग हैं, जो सब्सक्राइबर लोग हैं, वो लोग का अनलिमिटेड लाइब्रेरी हो जाता था ना, वो यहाँ पर भी हो जाएगा। अगर आपके मेन प्रोस्पेक्टस में कोई बात रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस से थोड़ा डिफरेंट है तो फिर उसको अलग से हाईलाइट करना पड़ेगा। ओके, अपॉन क्लोजिंग द ऑफर द प्रोस्पेक्टस नॉट रेडी में स्टार्टेड इन टोटल कैपिटल रेज एंड क्लोजिंग प्राइस एंड अदर डिटेल आर नॉट इंक्लूडेड इन सेल फाइल विद आरओसी। क्या बोल रहे तुम तो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, लेकिन सर उसके बाद तो आपका मेन प्रोस्पेक्टस आएगा, कितना टोटल प्राइस आया, वो सब बातें जो आरएसपी में इंक्लूडेड नहीं थी वो आपको आरओसी और सेबी को पूरा बताना पड़ेगा बाद में। सर बेसिकली बात यही था, कंपनी प्राइस डिसाइड नहीं कर पा रहा था। कंपनी क्या करेगा, एक फ्लोर प्राइस और एक कैप प्राइस, फ्लोर और कैप बोल के 2 प्राइस दे दे। लेट्स से फ्लोर प्राइस रख दिया 100 रुपया, कैप प्राइस 120 रुपया। अब लोग इसे 100 से 120 में बिडिंग करें, जिनका हाईएस्ट बिडिंग की तरफ ज्यादा होगा उन बिडिंग का एवरेज लेंगे और वो प्राइस डिसाइड कर लेंगे। अब मान लो एक आदमी 99 बिडिंग की, एक आदमी बिडिंग किया 101, एक आदमी बिडिंग किया 106, ठीक है। कुछ लोग बिडिंग किए 118, 117, 119, कंपनी का एवरेज लिया मान लो 118 है। अब ये 118 शेयर का प्राइस होगा, जो 99 बिडिंग किया उसको भी 118 में लेने का मौका होगा और जो 119 बिडिंग किया उसको भी 118 में लेने का मौका होगा। अब लोग लेना चाहते हैं तो ले ले, नहीं लेना चाहते हैं तो मना कर दे। अब ये प्राइस डिसाइड हो गया तब कंपनी फाइनल प्रोस्पेक्टस रिलीज कर देगा जिसमें टोटल कैपिटल कितना क्लोजिंग प्राइस है ये सब डिसाइड करके बता देंगे। तो प्रोस्पेक्टस के पहले कंपनी एक और प्रोस्पेक्टस इशू कर रहा है जिसमें प्राइसिंग को लेके वो थोड़ा कंफ्यूज है तो वो फाइनलाइज करवा दे, इसी को बोलते हैं रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। ओके सर, इसमें काम का बात एक ही है कि आरओसी को 3 दिन पहले जमा देना पड़ेगा, बाद बाकी तो नॉर्मल ज्ञान था। जैसे तुम्हारा ये इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में काम का बात किया था 15 दिन पहले, विद इन 15 डेज ऑफ सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पर भी था, यहाँ पर ऐसा कोई सेल्फ प्रोस्पेक्टस में एक ही काम का बात था कि वो वैलिड होगा अगले 1 साल, उसके बाद ये 3 छोटा काम का बात था, बाकी तो नॉर्मल उसका लॉजिक था कि वो होता है। अब आता है रेड, एक और प्रोस्पेक्टस होता है जिसका नाम है एब्राइज्ड प्रोस्पेक्टस। बेटा कि ये कुछ नहीं है, ये समरी है। हाँ, ये एक तरीके से तुम बोल सकते हो सर आप जो पब्लिक को फॉर्म दिए है ना शेयर अप्लाई करने के लिए, भरने के लिए, उस फॉर्म में आप जो जानकारी दे दी है वही बहुत प्रोस्पेक्टस होता है। तो पब्लिक को जो नोटिस देते हैं, जो फॉर्म देते हैं, उस फॉर्म के साथ थोड़ा मोड़ा जानकारी जो उसके पीछे छाप दी है काम का, जैसे कितना प्राइस फिक्स हुआ, जैसे क्लोजिंग डेट क्या है, ओपनिंग डेट क्या है, कंपनी क्या बिजनेस करने वाला है, तो वो बेसिक जानकारी हो जिसको देख के शेयर होल्डर डिसीजन ले सके, उसको यहाँ पे एक बार डाल दो, ठीक है। इशू ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सिक्योरिटी, अब एप्लीकेशन फॉर्म भी तो देना पड़ेगा लोगों को, प्रोस्पेक्टस तो पढ़ के वो देख लिए। तो जनरली प्रोस्पेक्टस के पीछे वाला लास्ट पेज ही फॉर्म होता है,
अगर मान लो 10 पेज का नॉर्मल प्रोस्पेक्टस या शेल प्रोस्पेक्टस रिलीज किया तो उसका लास्ट पेज ही फॉर्म होगा। अच्छा। इसीलिए बोला गया कि देखो अब्राइट प्रोस्पेक्टस ही फॉर्म, एवरी फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर परचेज ऑफ सिक्योरिटी ऑफ शैल बी अकम्पेनिड बाय, हर फॉर्म, अगर तुम खाली अब्राइट प्रोस्पेक्टस दे रहे हो तो फॉर्म के साथ उसको अकम्पेंड कर दो, मतलब जोड़ दो। This section shall not applicable if shown in the form of application by issued in connection with a bona fide invitation to a person to enter underwriting agreement। हम किसी के साथ अंडरराइटिंग एग्रीमेंट कर रहे हैं, इसको हम इन्विटेशन को ऑफर नहीं मानते, क्योंकि ये एग्रीमेंट तो मेरा केवल अंडरराइटर के साथ हुआ है ना, कि तुम मेरा शेयर बिकवा दो। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम मेरा शेयर ले लो। ठीक है सर, अंडरराइटर भी थोड़ा शेयर लेते हैं, हम लोग पढ़े हैं अकाउंट्स में, है ना, उसको बोलते हैं फर्म अंडरराइटिंग, समझ करते हुए पढ़े थे। तो ठीक है सर, वो लेगा वो अलग बात हो गया, बट अंडरराइटर के साथ एग्रीमेंट को हम इन्विटेशन टू ऑफर नहीं मानते। इन रिलेशन टू सिक्योरिटी विच आर नॉट ऑफर्ड टू द पब्लिक, जैसे प्राइवेट प्लेसमेंट, उसके केस में भी फॉर्म का कोई जरूरत नहीं। ठीक है, हेलो, हाँ जी सर, हाँ जी। Copy of the prospectus shall have request been made to a person before the closing of the subscription and thereafter be furnished to him। कोई भी आदमी अगर कंपनी से कोई फॉर्म मांग रहा है अलग से भी आके रिक्वेस्ट करे कि मेरे को फॉर्म दो, हमको भी सेट लिए अप्लाई करना है, तो उसको भी प्रोस्पेक्टस का कॉपी के साथ फॉर्म दें। ठीक है, मतलब खाली फॉर्म नहीं दे देंगे, प्रोस्पेक्टस का कॉपी भी साथ में देंगे। और कोई कंपनी अगर इसमें डिफॉल्ट करता है तो उसको 50,000 रुपये तक का फाइन। कोई कंपनी अगर इसको देने में डिफॉल्ट करता है तो 50,000 तक का फाइन। तो यहाँ पे देखो, आप एक बात बहुत गजब बोला, अगर अपने स्टार्टिंग से एक बात हम बार बार बोलता हुआ आ रहे हैं, प्रोस्पेक्टस में गलत जानकारी दिए तो झमेला हो जाएगा। सर वो गलत जानकारी मतलब कैसा गलत जानकारी? लायबिलिटी ऑफ मिस्टेक, क्या लायबिलिटी आ जाएगा सर मेरे गले में? कुछ केसों में क्रिमिनल लायबिलिटी की तरह माना जाएगा, कुछ केसों में सिविल लायबिलिटी माना जाएगा। क्रिमिनल लायबिलिटी मतलब से जेल वेल तक का काम ही है सर, जबकि सिविल लायबिलिटी में फाइन पेनल्टी ये सब तक कई बात आ गई। क्रिमिनल लायबिलिटी क्या बोला है? प्रोस्पेक्टस इंक्लूड एनी मिसस्टेटमेंट अनट्रू और मिसलीडिंग, ऐसा कोई बात लिखी है जो झूठ है या मिसलीडिंग, जो भी आदमी उसको ऑथराइज किया है उस प्रोस्पेक्टस में जो लोग साइन किए हैं, चाहे वो एक्सपर्ट हो, CA लॉयर, चाहे वो कंपनी का डायरेक्टर हो, चाहे वो कंपनी के स्टार्टिंग के सब्सक्राइबर्स हो, चाहे वो प्रमोटर हो, ये सब लोगों के ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी है। अच्छा। हाँ, अनलेस अनटिल वो पर्सन ये प्रूव कर दो कि ये मिस स्टेटमेंट या जो गलती है ये इमैटेरियल है, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, और ये राइट टू बिलीव दैट स्टेटमेंट वाज ट्रू ऑन द इंक्लूजन और ओमिशन ऑफ द नेसेसरी। इनको लगा था ये बात स्टेटमेंट सच्ची है, मतलब वो जानबूझ के नहीं किए थे ये बात। तो एक तो या तो ये साबित कर दे कि ये इमैटेरियल बात था, या ये साबित कर दे कि हम जानबूझ के इसको, हमको नहीं बताते ये झूठ है, हमको लगा था यही सच है। तो कोई अनट्रू या मिसलीडिंग जानकारी छप जाए और अगर वो अप्रूव न कर पाओ कि इमैटेरियल है, या मेरे हिसाब से तो यही सच था, मेरे को यही पता था, हम झूठ नहीं बोला जानबूझ के, तो आप बच जाओगे, अदरवाइज आपके पास क्रिमिनल लायबिलिटी है, मतलब जेल वेल जाने का नहीं। सिविल लायबिलिटी क्या बोला? व्हेन अ पर्सन हैज सब्सक्राइब फॉर सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी acting on any statement included omitted in prospectus which is misleading and the sustained loss or damage and consequences thereof। हम कौन है? हम एक सब्सक्राइब किया कंपनी का सिक्योरिटीज को, ठीक है, और हम एक्टिंग कर रहे हैं एनी स्टेटमेंट इंक्लूडेड ओमिटेड इन प्रोस्पेक्टस, उस प्रोस्पेक्टस में कोई बात छपा हुआ है या कोई बात ओमिटेड हुआ है, ठीक है, जो मेरे हिसाब से मिसलीडिंग नहीं था और मेरे को भी लॉस हुआ, तो सर तब आपके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं है, तब आपके ऊपर सिविल लायबिलिटी है। क्रिमिनल और सिविल लायबिलिटी का बेसिक यही फर्क है, सिविल लायबिलिटी में ना सर मतलब बहुत हार्डकोर आपके अगेंस्ट एक्शन नहीं होंगे। तो यहाँ पर देखो, पिछला वाला में क्या बोला था कि आपको लगा वो बात इमैटेरियल है या वही सच है, बट उससे आपको लॉस नहीं हुआ था वो, तो फिर वो क्रिमिनल लायबिलिटी हो गई।
हाँ जी। लेकिन यहाँ एक एक्स्ट्रा बात क्या जुड़ दिया, आपको भी लॉस हुआ। हाँ। ठीक है, कौन कौन पर्सन लाइबल होगा? डायरेक्टर, जो डायरेक्टर बनने की एग्री हुआ फ्यूचर में वो भी, प्रमोटर, जो लोग ऑथराइजर बने थे और जो एक्सपर्ट बने थे, तो हम बोल लिया था। Above person shall be liable to pay compensation to every person who has sustained loss. Again वही यहाँ पे भी वही बात है, no person shall be liable if he proves that having consent to become director, withdraw कर लिया वो डायरेक्टर प्रोस्पेक्टस इशू होने के पहले हाँ बोल दिया था हम डायरेक्टर बनेगा, लेकिन प्रोस्पेक्टस इशू होने के पहले अपना नाम हटा लिया था, इंफॉर्मेशन दे दिया था सब जगह, देखो भाई हम डायरेक्टर नहीं बनते, तब फिर उसका लायबिलिटी नहीं होगी। जो प्रोस्पेक्टिव चीज हुआ विदाउट नॉलेज हुआ मेरे, या विदाउट मेरे कंसेंट हुआ वो चीज, और हम इस बात का पब्लिक नोटिस दे दिया था, देखो भैया ये बात मेरे को बिना बताए यहाँ पे डाला गया, तो इस बात का हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। हम साइन वाइन सब किए हैं, हम अपना सिग्नेचर नहीं हटवा रहे हैं, हम डायरेक्टरशिप या वो ऑथराइजेशन छोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन हम इस बात का क्लैरिफिकेशन पहले दे दिए कि ये बात बिना मेरी जानकारी की, या फिर हम ये स्टेटमेंट दिया था किसी एक्सपर्ट की रिपोर्ट को देखते, जो कि हमको कोई भी बोल देगा कि हाँ मैं नहीं जानता ये कैसे हुआ। नहीं, पहले वो मिसलीडिंग साबित होने के पहले वो ये नोटिस दे चुके हैं। अच्छा, देखो एक प्रोस्पेक्टस बना, हम भी साइन किए यहाँ पे, आप यहाँ पे कोई बात डाला हुआ है जो मेरे को बिना बताए डाला था, हाँ, हम साइन तो कर दिए, अब हम बोले ठीक है हम सिग्नेचर विड्रॉ नहीं कर रहे, बट हम पब्लिक में नोटिस देके जानकारी दे दिए कि ये वाला बात बिना मेरी जानकारी की, तो ठीक है ना, पब्लिक को पता चली गया कि ये बात में कुछ गड़बड़ हो सकता है। हम एक तरीके से पब्लिक को विसल ब्लोइंग तो कर ही दिए, इस बात को देख के डिसीजन लीजिए, हाँ, तो हम अपना एक तरीके से पब्लिक को जानकारी दे दी, हम कुछ फ्रॉडफुली नहीं करते। या फिर वो स्टेटमेंट को हम साइन किया था कोई एक्सपर्ट का रिपोर्ट को देखते हैं और हमको लगा था वो ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन, सच पर्सन हैज राइट टू बिलीव दैट एक्सपर्ट इज कॉम्पिटेंट, एक्सपर्ट हैज गिवन कंसेंट एंड एक्सपर्ट अपना कंसेंट विड्रॉ नहीं किया, तो भी ठीक, अगर एक्सपर्ट बोल रहे हैं तो फिर हम कौन होते, ठीक है। If proven that prospectus intended to defraud, अगर ये प्रूव हो गया कि प्रोस्पेक्टस डिफ्रॉड करने के इंटेंशन से ही हुआ था, तो फिर जो लोग भी पर्सनल लायबिलिटी विदाउट एनी लिमिटेशन उनका लायबिलिटी आ जाए, सिविल लायबिलिटी यानी फाइन पेनल्टी भरना, लॉसेस को इंडेमनिफाई करना, बट क्रिमिनल लायबिलिटी जहाँ राइज हो गया हम आपको जेल भेज, क्रिमिनल लायबिलिटी में सिर्फ अपना पेनल्टी भरनी है अपनी, मतलब सब और जो और जो भी होगा, हाँ। और सिविल लायबिलिटी में हमें जिनको लॉस हुआ है उसको भी इंडेमनिफाई करना पड़ेगा, अपना भी पेनल्टी भरना पड़ेगा, एकदम ठीक है, बस जेल नहीं आएगी। पीक वर्सेस गन्ने में केस दिया था, नॉट कवर्ड इन ICAI मटेरियल बट वाज इंक्लूडेड इन पास्ट क्वेश्चन पेपर, देखो इतना बढ़िया से बताया जो टीचर बनाया नोट्स, ये ICAI के मटेरियल में नहीं, क्या बोला था आपने, इनका नाम क्या था देख के बताया तो यहाँ क्या लिखा था, रेमेडी अंडर सेक्शन 35 by way of damage will not be available to a person if he has not purchased the share on the basis of prospectus। बड़ा गजब बात बोला, हम ना मेरे को लॉस हुआ बेटा, मेरे को जो लॉस हुआ ना, और प्रोस्पेक्टस में गलत बात था भी, प्रोस्पेक्टस में भी मिसलीडिंग था और हमको भी लॉस हुआ, पर सर जी वो लॉस आपको मिसलीडिंग बात पढ़ के नहीं हुआ था, आप इन्वेस्टमेंट उस बात को पढ़ के किए नहीं थे, तो फिर आप क्लेम नहीं कर सकते। तो क्या लिखा है, द रेमेडी अंडर सेक्शन 35 by way of damage will not be available, ये रेमेडी अवेलेबल नहीं होगा उस इंसान को who has not purchased the share on the basis of prospectus। जैसे कोई एग्जांपल है, वो शेयर खरीदा ओपन मार्केट से, आप फौजिया के बाद शेयर हम फौजिया से ले लिए, हाँ, और उसके बाद में हो गया तो कुछ वो फ्रॉडफुल बात निकल के आ गया और जिससे शेयर होल्डर को लॉस हो गया, तो इस बात का क्लेम अब हम नहीं कर पाएगा कि मेरे को भी डैमेज क्लेम हो, क्यों, क्योंकि सर आप तो उसके बेसिस पे लॉस खाए नहीं, आप तो ऐसे ही शेयर ले लिए थे बिना प्रोस्पेक्टस पढ़े, तो फिर आप क्लेम नहीं कर सकते।
अच्छा, मतलब जो डायरेक्टली डील कर रहा होगा, मतलब जो डायरेक्टली शेयर बाय कर रहा होगा, वो अगर लॉस होता है उसका तो उसको इंडेमनीफाई करनी है। हाँ, और अगर किसी के पास शेयर है और मैं वहां से ले रही हूँ और लॉस होता है तो फिर उसमें उसका कोई रिस्क नहीं है। मतलब बात इतना ही, आप प्रोस्पेक्टस के कारण वो शेयर खरीदेगी, बिना प्रोस्पेक्टस के कारण ही वो शेयर खरीदेगी। अब आता है सर ये सब फ्रॉड का पनिशमेंट कितने, देखो यहाँ पे बोला जहाँ पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो एटलीस्ट लोअर ऑफ द फॉलोइंग 10 लाख या 1% ऑफ द टर्नओवर। तो 1% टोटल, हाँ टर्नओवर ठीक, हाँ, तो यानी 10 लाख रुपया 1% पीछे भी लोअर तक का पेनल्टी लग सकती है। ठीक है, अगर देखो मैं क्या बोला, अगर वहां पे पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, नहीं पब्लिक को कोई लॉस नहीं हो तो फिर कुछ नहीं लगेगा आपको, ये लाइबिलिटी आपको नहीं आएगा, ये पेनल्टी आप पे नहीं आएगा। और अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो बिल्कुल है। ठीक है, जेल कितना टाइम तक का हो सकता है? 6 महीना से 10 साल तक का। और यानी, और अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है तब 6 महीने से लेकर 10 साल तक, और अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गया तो 3 साल से लेकर 10 साल तक। दोनों में एंड है, एंड मतलब सर आपको जेल भी हो सकता है, पेनल्टी भी लग सकता है। फाइन कितना लगेगा सर? बोला अप टू 3 टाइम्स ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व, और यहाँ भी बोला अप टू 3 टाइम्स ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व। तो जेल एंड फाइन दोनों होगा। सर ये किसके केस में? दोनों ही केस में दीजिए बेटे। सुनो मेरा बात ध्यान से, अगर पब्लिक को लॉस इन्वॉल्व हो रहा है और वो भी कितने का लॉस सर? 10 लाख रुपए तक का या 1% ऑफ टर्नओवर का। ठीक है, अगर इससे कम अमाउंट का लॉस होगा, नहीं क्या बोल, हाँ अमाउंट इन्वॉल्व ऑफ फ्रॉड, ठीक है तो बोला इतने रुपए तक का फ्रॉड इन्वॉल्व है, सॉरी लॉस नहीं फ्रॉड का बात कर रहे हैं। इतने रुपए तक का फ्रॉड इन्वॉल्व है। आप कितने रुपए का घोटाला किए? 10 लाख रुपए, 1% ऑफ द टर्नओवर। तो फिर अगर पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है तो 6 महीना से लेकर 10 साल तक का जेल एंड 3 टाइम्स ऑफ द पेनल्टी, 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व। ठीक है, और अगर पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो 3 साल से लेकर 10 साल का जेल एंड 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व का फाइन। सर यहाँ पे जेल वाला बात आता है तो इसका मतलब ये लोग क्रिमिनल लाइबिलिटी का बात करते हैं, तभी तो बेटा फ्रॉड बोला। अगर आपका इंटेंशन नहीं था तो उसको फ्रॉड नहीं बोलते ना। क्योंकि आप इंटेंशन का ही बात हो। ठीक है, और अगर सर आप तो फ्रॉड किए वो 10 लाख रुपए से ज्यादा कम का है, यहाँ बोला था 10 लाख से ऊपर या 1% टर्नओवर के ऊपर का है, और अगर वो 10 लाख या 1% टर्नओवर से कम है, लेस देन है, और पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर आपको जेल होगा 5 साल तक का और अब तो 50 लाख तक का फाइन। ठीक है, अब बोला फ्रॉड का मतलब क्या है सर? फ्रॉड का मतलब है कोई भी आपका एक्ट ऐसा है, आप कोई बात जानबूझ के छुपा रहे हो, जानबूझ के ओमिट किए हो, जानबूझ के छुपा रहे हो, या अपने पोजीशन का गलत फायदा उठा रहे हो, और आपका इंटेंशन था लोगों को डिसीव करने या कोई एंड्यू एडवांटेज कमाने या किसी के इंटरेस्ट को इंज्योर करने का, नुकसान पहुंचाने, इसी को फ्रॉड बोला जाएगा। अगर आप कोई काम कर रहे हो, कोई एक्ट, कमीशन, कंसीलमेंट या अब्यूज, इस इंटेंशन के साथ कि लोगों को धोखा दिया जा सके या कोई एंड्यू एडवांटेज उठाया जा सके या किसी के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाया जा सके, तो आपको कोई गेन या लॉस हुआ या नहीं हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये फाइन पेनल्टी, ये जेल वगैरह होगा। यस। और अगर आपका ये फ्रॉड नहीं है तो आपका सिविल लायबिलिटी होगा, और आपको खाली जितने लॉस लगा उतनों को आप भरपाई कर दीजिए। ठीक है, मतलब सर मेरा जेन्युइन इंटेंशन हो या नहीं, हमको लॉस का भरपाई तो करना ही पड़ेगा। पॉइंट समझ में आया? अब आता है पनिशमेंट फॉर फ्रॉडलेंट इंड्यूसिंग पर्सन टू इन्वेस्ट मनी। एनी पर्सन हु आइदर नोइंगली और रेकलेसली मेक एनी स्टेटमेंट, प्रॉमिस और फोरकास्ट व्हिच इज फॉल्स, डिसेप्टिव या मिसलीडिंग, deliberate to conceal any material fact
कोई भी बात देखो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, एनी पर्सन जो जानते बूझते कोई स्टेटमेंट दिया या कोई फोरकास्ट किया या कोई प्रॉमिस किया जो कि फॉल्स है, डिसेप्टिव है या मिसलीडिंग है, और वो डेलिबरेटली किया गया, जानबूझ के कंसील किया गया, तो टू इंड्यूस अनदर पर्सन, और दूसरे पर्सन को एग्रीमेंट में एंटर करने के लिए ये फोर्सफुली किया ताकि वो मेरी कंपनी का शेयर ले ले या अंडर राइटर बन जाए, ठीक है, ताकि मेरा कोई फायदा हो जाए, ठीक है, मेरे को कोई क्रेडिट फैसिलिटी मिल जाए, कोई फायदा हो जाए। तो सर जी ये फाइन पेनल्टी फ्रॉड के केस में होता। बड़ा सीधा बात बोला, कोई आदमी कुछ भी जानते बूझते करे ना और दूसरे आदमी को उससे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए मतलब इंडल्ज कर दें और उसके बाद में उसको नुकसान हो जाए, जानते बूझते करो तो सर फ्रॉड है, तो आपको उसका लॉस का भरपाई भी करना पड़ेगा और ऊपर वाले ये जेल पनिशमेंट है वो भी झेलना पड़ेगा, ठीक है। अब आ रहा है एक्शन बाय अफेक्टेड पर्सन। अब अफेक्टेड पर्सन क्या करेगा? जिसको हो गया नुकसान तो सबसे पहले केस फाइल करेगा या फिर कोई अदर एक्शन लेगा उन लोगों के खिलाफ या उस ग्रुप ऑफ पीपल के खिलाफ जिनके कारण ये मिसलीडिंग हुआ। तो सर जी जो अफेक्टेड हुआ उसको खाली एक ही काम करना है, केस कर। वो केस ही नहीं करेगा तो ये फाइन पेनल्टी जेल कैसे आएगा? तो गवर्नमेंट को क्या सपना आएगा कि झूठ बात के कारण किसी को नुकसान हो गया, तो नुकसान का आपको कंप्लेन करना पड़ेगा। देखो क्या बोला, मिस्टर एम हैज परचेज शेयर्स बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, ओनली मिस्टर एम कैन इनिशिएट अ सूट केस अगेंस्ट द कंपनी। कोई मिस्टर एक्स नहीं कर पाएगा जो उसको शेयर ट्रांसफर किया। सीधा सा बात, जिस आदमी को लॉस हुआ केस उसी को फाइल करना पड़ेगा, कोई और फाइल करेगा तो कभी ऐसा होता है मतलब जब कंपनी का मैनेजमेंट अपने आप में वर्क कर रहा होता है तभी कुछ गलतियाँ पता चलती है, तब क्या होगा? तब तो किसी ने केस नहीं किया ना। नहीं केस नहीं किया तो फिर कुछ नहीं होगा। आपको गलतियाँ पकड़ी है, आपने गलतियाँ पकड़ी है खुद से, आप आरओसी को खबर कर दो, चीजों को ठीक करा दो, पब्लिक को इन्फॉर्म कर दो। जो लोग उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ के इन्वेस्ट किए थे उनका पैसा वापस करके काम खत्म करो, अगर उनको आगे नहीं कंटिन्यू करना है। सिंपल है बेटा जी, आप फ्रॉडलेंटली नहीं किए हो ना और किसी को नुकसान भी नहीं हुए तो फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं। आप खुद से बता रहे हो मतलब आप फ्रॉड नहीं किए और आप तो पैसा लौटाने को तैयार हो। जो लोगों को लग रहा है नहीं 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 ये जानकारी के कारण ही तो हम इन्वेस्ट किए थे और यही बात अब कंपनी पलट रहा है, कंपनी को बाद में पता चला ये गड़बड़ हो गया तो ठीक है हम क्या करें, हम तो यही बात पढ़ के पैसा लगाए थे, तो ठीक है ना, आपको मौका मिल रहा है, आप आराम से एग्जिट कर लो, ठीक है। अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है? मीन्स अप्रोचमेंट ऑफ प्रीवियसली अनएप्रोप्रिएट कैपिटल ऑफ द कंपनी। अलॉटमेंट का मतलब होता है इशू ऑफ शेयर्स, हम लोगों को शेयर अलॉट कर, जिसमें हम पब्लिक को इनवाइट किए थे प्रोस्पेक्टस से, एप्लीकेशन मिला, अब हम उनको शेयर अलॉटमेंट करें, मतलब उनको एक्सेप्ट, वो लोग हमको ऑफर दे रहे हैं कि हमको शेयर चाहिए। एप्लीकेशन का मतलब होता है वो लोग ऑफर दे रहे हैं और आप एक्सेप्ट कर लिए मतलब शेयर अलॉटमेंट। ये फालतू का ज्ञानबाजी वाला बात। सेक्शन 39 बोलता है अलॉटमेंट, अब आता है अलॉटमेंट का रूल क्या है सर, वो पढ़ाई। कंपनी कैन अलॉट शेयर टू पब्लिक ओनली व्हेन अमाउंट स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस एज मिनिमम अमाउंट हैज बीन सब्सक्राइब। अब कंपनी एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, कॉल मनी करके पैसा लेता है तो प्रोस्पेक्टस में ये बात बताना पड़ता है कि एप्लीकेशन के टाइम पे कितना मनी आप लोग, मेरा बात अच्छे से सुनना। कंपनी अगर तोड़ के पैसा ले रहा है तो हम ये बात करें, एक साथ पैसा ले रहा है तब तो ये बात ही नहीं आएगी। कंपनी अगर तोड़ के पैसा ले रहा है तो कंपनी अगर प्रोस्पेक्टस में लिख दिया था कि इतना रुपया एप्लीकेशन पे जमा दोगे और इतना रुपया अलॉटमेंट में दोगे तभी शेयर मिलेगा। कॉल मनी तो जब हम मांगेंगे तब देना ना, लेकिन एप्लीकेशन मनी तो अप्लाई करते वक्त ही दोगे और अलॉटमेंट मनी शेयर मिलते वक्त। तो ये दोनों प्राइस जब तक कंपनी को रियलाइज नहीं हो जाए तब तक कंपनी शेयर अलॉट नहीं करे। तो यहाँ पे यही बात बोलना चाहता हूँ, कंपनी कैन अलॉट शेयर टू पब्लिक ओनली व्हेन अमाउंट स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस एज मिनिमम अमाउंट हैज बीन सब्सक्राइब्ड, मतलब उतना मिल, एंड sums payable on application have been paid and received by company by check or other instrument।
तो वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला 90% वाला भी क्राइटेरिया पूरा हो गया और जितना मिनिमम अमाउंट कंपनी चाहता था वो भी आ गया, तभी कंपनी शेयर अलॉट कर पाई। और एप्लीकेशन मनी कितना परसेंट से कम नहीं होना चाहिए, 5% ऑफ नॉमिनल अमाउंट, 5% ऑफ फेस वैल्यू, या फिर एनी अदर अमाउंट एज स्पेसिफाइड बाय सेबी। अगर सेबी बोलते नहीं तुम्हारा केस में 10% होगा एप्लीकेशन मनी, तो ठीक है ना सर, सेबी बोला क्या कर सकते, ठीक है। इफ स्टेटेड मिनिमम अमाउंट हैज नॉट बीन सब्सक्राइब्ड एंड एप्लीकेशन मनी इज नॉट रिसीव्ड विद इन 30 डेज, या फिर एज अदर पीरियड अप्रूव्ड बाय सेबी, फिर ये जितना पैसा अब तक आ गया वो लौटा। पॉइंट नंबर ए में जो मिनिमम अमाउंट है वो कौन सा मिनिमम? दोनों मिनिमम का बात किया, 90% का शेयर सब्सक्रिप्शन वाला बात और जितना एप्लीकेशन के टाइम में पैसा मिल जाना चाहिए उसका। ओके, वो दोनों बात जब तक नहीं हो तब तक आप शेयर अलॉट नहीं करो। और अगर से वो पैसा नहीं आया लेकिन जितना लोगों का आगे उनका पैसा क्या करे, 30 दिन के अंदर लौटा दो, ठीक है ना। या 30 दिन से ज़्यादा टाइम अगर तुमको सेबी अलाउ की है, तुम बोले नहीं मेरा तो 30 दिन में नहीं हो पाएगा, बहुत डिटेल डॉक्यूमेंट का दरकार है हमको, तो बोला कोई बात थोड़ा टाइम बढ़ा देते हैं, लेकिन उतना दिन में तुम्हारा मनी नहीं है, उतना दिन में पैसा लौटा दो। तो रूल 11 यहाँ पे रूल 11 लिखा है, इफ मिनिमम अमाउंट नॉट सब्सक्राइब्ड प्लस एप्लीकेशन मनी नॉट रिसीव्ड इन प्रेस्क्राइब्ड टाइम लिमिट, एप्लीकेशन मनी टू बी पेड विद इन 15 डेज फ्रॉम क्लोज ऑफ इशू। यहाँ पे क्या बोलते हैं, दोनों बात तो अलग लगती है। अच्छा, यानी दो रूल दो बात बोल रहा है। देखो क्या बोला पॉइंट नंबर 3, इफ स्टेटेड मिनिमम अमाउंट हैज नॉट बीन सब्सक्राइब्ड एंड एप्लीकेशन मनी इज नॉट रिसीव्ड विद इन 30 डेज, अच्छा सॉरी 30 दिन में पैसा नहीं आया तो 15 दिन में लौटा, नेक्स्ट 15 डेज में वापस, ठीक है ना। बात समझ में आई? सो ये 30 डेज आपका एप्लीकेशन ओपन हुआ 1 जुलाई से, आपका एप्लीकेशन क्लोज होने का डेट मान लो, एक एग्जांपल ले रहा हूँ 25 जुलाई है, 30 दिन आपका एप्लीकेशन का कहानी खत्म हो गया, अब और लोग अप्लाई नहीं कर सकते, तो यहाँ से आप 30 दिन का टाइम देख लो, अगर नहीं आया तो नेक्स्ट 15 डेज में लौटा, ठीक है, क्लियर है? यस। अगर नहीं रिपे किए तो कंपनी का डायरेक्टर को ज्वाइंटली एंड सीवियरली लायबल होगा विथ इंटरेस्ट ऑफ 15% पर एनम। मतलब कंपनी को डायरेक्टर लोग का पर्सनल लायबिलिटी तो हो ही जाएगा वो, और 15% का ब्याज भी देना पड़ेगा पर एनम में। रिफंड शेल बी क्रेडिटेड ओनली टू द बैंक अकाउंट फ्रॉम विच द सब्सक्रिप्शन वाज डेबिटेड। हाँ, उसी बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा क्लाइंट की जिस बैंक अकाउंट से पैसा आया था। अब मेरा SBI से पैसा आया था और हम बोले मेरा ICICI में डाल दो, ये नहीं चलेगा, ठीक है। अरे भाई बाद में बात प्रूफ कैसे होगा, जिस अकाउंट से आया अकाउंट में नहीं गया तो बोल देंगे मेरे को पैसा नहीं मिला। व्हेन अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल मेक्स एनी अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी फाइल विद ROC रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, ROC के पास एक पूरा अलॉटमेंट का रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा, क्या सारा शेयर अलॉट हो गया है, उसका ये ब्रेकअप ये डिटेल। मतलब जब तुम्हारा अलॉटमेंट का काम खत्म हो जाए ROC को खबर दो कि भैया अलॉटमेंट का काम पूरा करना। इसका फॉर्म है PAS3, फॉर्म नंबर याद रहे तो बढ़िया, नहीं तो कोई दिक्कत। रूल 12 क्या बोलता है, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, तुमका अलॉटमेंट का वही के बाद अब यहाँ पे डिटेल में लिख दी कि तुमका अलॉटमेंट का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा PAS3 में। सर कितना दिन में, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। जिस दिन सारा सेल अलॉट कर दिए सबको, जिन जिनको सेल मिलना था सबको मिल गया, अब उसके 30 डेज के अंदर ROC को खबर कर दो प्रूफ ऑफ लिस्ट ऑफ अलॉटी के साथ, किनको कितना शेयर अलॉट किया, उनका नाम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, ये सबका एक लिस्ट बना के, किसको कितना शेयर दिए सबका डिटेल बना के, ठीक है। कुछ शेयर ऐसा होता है ना जो कंपनी या तो क्या बोलती है कंसिडरेशन अदर देन कैश दिए, जाता ना कंपनी किसी को कोई मशीन कह दिया उसको शेयर दे दिया, वेंडर को दे दिया, प्रमोटर को दे दिया, अंडरराइटर को दे दिया, उनके केस में क्या होगा, तो उनके साथ जो भी तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट का कॉपी ROC को साथ में अटैच कर देना। तुम मशीन खरीदी हो तो मशीन का कोई एग्रीमेंट तो हुआ होगा ना, कंपनी हो भैया, कोई लोकल दुकान थोड़ी ना होगी बिना कोई डॉक्यूमेंट की मशीन उठा लाए, इनके साथ कोई एग्रीमेंट तो साइन किए हो ना,
और उस एग्रीमेंट में लिखे होगे कि कंपनी का शेयर दे रहे हो तुम उस मशीन के पैसे के बदले में। बोनस शेयर्स, क्या चीज? बोनस शेयर्स यहाँ बोनस शेयर का बात करूँ? नहीं, मतलब पूछ रहे हैं उसका, तब जब कंपनी देती है बोनस शेयर जब दे रही है तब तो ये तब तो आरओसी को तुम वैसे भी खबर कर ही रहे हो। वो सब का आरओसी को खबर होता है, तुमको बताना ऑलवेज पड़ेगा। बोनस इशू हो, राइट इशू हो, कितना शेयर किसके अकाउंट में गया, सब डिटेल देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो पहले क्या बोला, जब तक तुम कोई शेयर अदर देन कैश दे रहे हो, तो अगर तुम्हारा कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट दोगे कॉपी। इफ सच अबव कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट रिड्यूस टू राइटिंग, सर कोई राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था तब क्या करें? तो फिर कंप्लीट डिटेल स्टैम्प पेपर पे लिख के दो। ठीक है, या तो तुम्हारा कोई एग्रीमेंट है तो उसका कॉपी दे दो, नहीं है तो फिर स्टैम्प पेपर पे एक एग्रीमेंट टाइप का बना के दो। रिपोर्ट ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर, कोई रजिस्टर्ड वैल्यूअर होगा तो तुम कैसे डिसाइड किया कि मशीन का 3 लाख का शेयर देना चाहिए इस मशीन के बदले में? इसके लिए कोई वैल्यूअर होगा। देखो मशीन का प्राइस और शेयर का वैल्यू तो एक नहीं होता ना, तो तुम कैसे डिसाइड किया कि इतने रुपए के मशीन के बदले में इतना का शेयर दे हमसे? इसीलिए तुमको एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर लाना पड़ेगा जो ये वैल्यू करके बताएगा कि कितने के मशीन के बदले में कितना का शेयर है। तो वैल्यूअर का रिपोर्ट भी देना पड़ेगा। यानी जिस पार्टी को तुम अदर देन कैश शेयर दे रहे हो उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो उसका कॉपी, नहीं है तो एक स्टैम्प पेपर पे स्टैम्प करके उसका कॉपी और एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर का कॉपी, ये दे दो काम। ये लो तुम्हारा क्वेश्चन पूछ लिया है बोनस सिक्योरिटी। जो भी तुम्हारा जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास हुआ है ना, उसका कॉपी दे दो, हो जाएगा। क्योंकि बेटा जब तुम शेयर अलॉट कर रहे हो तब तो शेयर होल्डर का लिस्ट बता ही रहे हो आरओसी को। तो वो लिस्ट तो आरओसी के पास ऑलरेडी है, और तुम खाली ये बता दोगे ना कि तुम्हारा 1:4 का बोनस डिक्लेयर हुआ है, मतलब 4 पे 1 बोनस दोगे तो आरओसी समझ ही जाएगा किसके पास कितना शेयर, उसके साथ कितना मिला हो। ठीक है, शेयर्स बाय कंपनी अदर देन लिस्टेड कंपनी, अगर तुम लिस्टेड कंपनी नहीं हो तो तुमको ऑलवेज रजिस्टर्ड वैल्यूअर का वैल्यूएशन रिपोर्ट देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आरओसी कैसे मान ले कि तुम क्या किए हो, कितना किए। सर अगर डिफॉल्ट कर गया तो इस केस में तो सर लाइबिलिटी 1,000 रुपया पर डे का या 1 लाख रुपया विचेबल लोअर। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन आता है सिक्योरिटी ड्यूरिंग टू स्टॉक एक्सचेंज। तुमको स्टॉक एक्सचेंज से कैसे डीलिंग करना होगा, एनएससी बीएससी से। तो बिफोर पब्लिक ऑफर, तुमको पहले जब तुम आईपीओ लॉन्च कर रहे हो उसके पहले तुमको किसी एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में एक या एक से ज्यादा में पहले एप्लीकेशन देना होगा कि भैया मेरे को रजिस्टर कर लो। मान लो तुम शेयर अलॉट कर दिया, अब तुमको रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग करने से मना कर दिया तो तब तो तुम फंस जाओगे। तो भैया पहले वहां पे अप्रूवल ले लो ना, बाद में लोगों को शेयर बांटो ताकि झमेला ही नहीं। इसीलिए क्या बोला, प्रायर, पहले तुमको अप्रूवल लेना पड़ेगा। When prospectus states, when prospectus states application has been made, also state the name of recognized stock exchange। तो prospectus में जब तुम ये बात लिखोगे ना कि स्टॉक एक्सचेंज को हम लोग अप्लाई कर दिए हैं, तो भैया कौन से वाले को अप्लाई किया, एनएससी को कि बीएससी को कि बोथ को, शेयर होल्डर को ये पता होना चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन मनी शेल बी कीप्ट इन सेपरेट बैंक अकाउंट। जैसे जैसे पैसा आता जाएगा उसको अपने मेन बैंक अकाउंट में मत डाल लेना, कहीं रिफंड करना पड़ गया तो मान लो शेयर एप्लीकेशन 90% सब्सक्राइब नहीं हुआ तो रिटर्न करना पड़ेगा ना पैसा। तो तुम तो अपने नॉर्मल बैंक अकाउंट में डाल दिए, मेन पैसा के साथ मिक्स कर लिए और अब बोल रहे हो तो खर्च कर दिए, तो कैसे होगा, प्रॉब्लम आ जाएगा। बोला जब तक एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाए एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोलो, उसको एस्क्रो अकाउंट बोलते हैं, ESCROW। ठीक है, एस्क्रो अकाउंट खोल लो सेपरेट बैंक शेड्यूल बैंक में, जिसको तुम तब तक यूटिलाइज नहीं कर सकते जब तक सारा अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्टमेंट नहीं हो जाए और तुमको स्टॉक एक्सचेंज परमिशन ना दे दे आप ये पैसा तुम यूज कर सकते। ठीक है, और अगर तुम अनेबल टू अलॉट कर पाए शेयर तो यहीं से सारा पैसा रिपेमेंट हो जाएगा। बात क्लियर? सर आजकल ना ये झमेला ही खत्म है। आजकल कंपनियां क्या करती है पता है, हम अगर शेयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, पैसा मेरे ही बैंक अकाउंट में पड़ा रहे बट वो पैसा वहां पे फ्रीज हो जाएगा, उसको लॉक लग जाएगा,
मान लो मेरे बैंक अकाउंट में 1.5 लाख रुपए है, मान लो 15,000 का शेयर लिया, तो ये 15,000 का मेरे अकाउंट में फ्रीज हो जाएगा, बाकी बचा हुआ 1,35,000 हम जैसे मर्जी है वैसे यूज करें। ये पैसा कंपनी के बैंक अकाउंट में जाता ही नहीं आज, ये पैसा मेरे बैंक अकाउंट में पड़ा रहेगा बट लॉक हो। अब अगर मेरे को शेयर अलॉट होता है तो ये रुपया चला जाएगा कंपनी के बैंक अकाउंट में, और अगर नहीं अलॉट होता है तो इसका फ्रीजिंग हट जाएगा, मतलब फिर से हम इस पैसे को यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये कहानी चलता है आजकल। लेकिन सर पुराना रूल है यही कि सर अगर कंपनी पैसा ले रहा है अपने अकाउंट में तो सेपरेट बैंक अकाउंट में ले सकते। Any condition public required to bind on application of security for waive compliance with any of the requirements shall be void। कंपनी कभी ये नहीं कर सकता कि किसी एक आदमी को बोल दिया जाओ ये वाला रूल से तुमको माफ करते, ये वाला रूल तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं। कंपनी ये कभी नहीं कर सकती। कोई भी ऐसा कंडीशन जो कंपनी के ऊपर बाइंडिंग है, कंपनी उसके कंप्लायंस को वेव नहीं कर सकता, करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कंपनी इसमें डिफॉल्ट करता है, देखो इतना भयानक पेनल्टी है, मिनिमम पेनल्टी है कंपनी के ऊपर 5 लाख का, मैक्सिमम 50 लाख। और ये जो डायरेक्टर्स है ना, अदर देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उनके ऊपर भी 50,000 से लेकर 3 लाख तक का हर एक। कंपनी में कमीशन टू एनी पर्सन सब्सक्रिप्शन टू इट्स सेक्शन सब्जेक्ट टू कंडीशन प्रेस्क्राइब। हाँ, कंपनी अंडरराइटिंग कमीशन किसी को भी दे, इस पर कोई रूल नहीं लिखा। तो सिंपल बात है सर, कंपनी कमीशन दे सकते हैं जिसको अंडरराइटर अपॉइंट किया, ये वाला पॉइंट इसमें कुछ काम करना है। लेकिन कमीशन का एक परसेंटेज का लिमिट है, जितना मर्जी आए उतना नहीं दे सकते। तो देखो क्या बोला, सबसे पहले तो जब हम किसी को ब्रोकर अपॉइंट कर रहे हैं तो मेरे आर्टिकल में ऑथराइज होना चाहिए, कंपनी ब्रोकर अपॉइंट कर सकते हैं। कमीशन में भी पेड आउट ऑफ प्रोसीड ऑफ इशू, कमीशन 2 जगह से दे सकते हैं। कंपनी का ऑलरेडी बहुत प्रॉफिट है, वहां से दे दे, या ये शेयर इशू करके जो पैसा है वहां से भी दे सकते। लेकिन देखो उसका परसेंटेज फिक्स कर दिया। अगर शेयर्स है तो बोला 5% ऑफ द इशू प्राइस, या फिर एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का रेट विचेबल लोअर। अगर कंपनी के आर्टिकल में लिखा हो कि 2% कमीशन दे सकता है तो 5 और 2 विचेबल लोअर 2% दे पाएगा। लेकिन अगर कंपनी के एवं में लिखा हो कि 7% कमीशन दे सकते हैं तो 7 और 5 विचेबल लोअर 5 ही दे पाएगा। मतलब किसी भी हालत में सर 5% के ऊपर ब्रोकरेज नहीं दे सकते। या तो आर्टिकल में जितना लिखा है वो, या 5% विचेबल लोअर। डिवेंचर में ये 2.5%। हाँ, बेंचमार्क इज हाईएस्ट पॉइंट इज 5%। कंपनी भी चाह के उसके ऊपर कमीशन डिसाइड नहीं कर सकती। डिवेंचर में बोल दिया 2.5%, बाकी रूल से। ठीक है, प्रोस्पेक्टस में तुमको ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा तुम्हारा अंडरराइटर कौन है, उसको कितना कमीशन पेएबल हो रहा है, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज और अंडरराइटर कितना शेयर बिकवाने की जिम्मेदारी ली है। नो कमीशन टू बी पेड इफ सिक्योरिटीज आर नॉट इशूड टू पब्लिक। अगर जितना शेयर कंपनी पब्लिक को नहीं बेच रहा उस पर कमीशन नहीं है। कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ कमीशन विद फाइल विद आरओसी। आरओसी को तुमको एक एजेंट के साथ जो तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कमीशन का, वो भी तुमको आरओसी में इन्फॉर्म करना है। एक कंसेप्ट क्लैरिटी चेक दिया, ए लिमिटेड अप्लाई टू बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फॉर ऑब्टेनिंग परमिशन प्रायर टू आईपीओ। एक ए लिमिटेड नाम का कंपनी है, वो बीएससी एनएससी दोनों को एप्लीकेशन डाला है आईपीओ के पहले। Of them, NSE has rejected the application and BSE has approved such application. So can A Limited issue IPO? नहीं। तुम 2 जगह एप्लीकेशन डाला था ना, दोनों से फिर एक्सेप्टेंस आना चाहिए। या तो तुम एक ही में एप्लीकेशन डाले होते तो ठीक था, वही से एक्सेप्टेंस आ जाता, तुम्हारा लिस्टिंग हो जाता, तुम शेयर अलॉट कर देते। लेकिन अगर दोनों में से एक से भी रिजेक्शन आ गया, तुम दोनों जगह डाल दिए, तब फिर ऑल रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज अप्रूवल आना चाहिए। कोई एक मना किया मतलब कुछ तो गड़बड़ है, तो फिर भैया पब्लिक का पैसा डूबने का रिस्क गवर्नमेंट नहीं ले सकती। ठीक है। कैन अंडरराइटिंग कमीशन भी पेड इन काइंड, मतलब कोई कमी फ्लैट दे दे किसी को कमीशन के रूप में, हाँ दे सकते। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी मनी में पेमेंट होनी चाहिए।
तुम कंपनी का शेयर्स भी दे सकते हैं, उसको फ्लैट भी दे सकते हो, ठीक है। ऑफर ऑफ इन्विटेशन फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज और प्राइवेट प्लेसमेंट। तो सर आपका पब्लिक को बेचने का कहानी खत्म। अब आ जाइए प्राइवेट प्लेसमेंट का स्टोरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्राइवेट प्लेसमेंट का पहले मतलब क्या बताया? ऑफर और इन्विटेशन टू सब्सक्राइब टू अ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन अदर देन पब्लिक ऑफर। हम पब्लिक को ऑफर नहीं कर रहा, कुछ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को हम एप्लीकेशन दे फॉर्म दे रहे हैं। थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन विच सेटिस्फाई द कंडीशन स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन। हाँ, लेकिन किनको दे सकते हैं उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए तुम देते हो तो कोई दिक्कत नहीं। सब्जेक्ट टू दिस सेक्शन है कंपनी में मेक प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। ये बोलना क्या चाहते हैं? यहाँ बोलना ही चाहता है कंपनी अप्लाई कर दे सकते हैं, कुछ बड़ा बात नहीं। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्राइवेट प्लेसमेंट पीपी टू बी मेड ओनली टू सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन। कौन ये चूज करेगा, वो कौन होंगे सिलेक्टेड ग्रुप? सर आइडेंटिफाइड बोलो क्या नंबर ऑफ आईपीज क्या होंगे? अच्छा, ये जो आइडेंटिफाइड पर्सन, हाँ, ये आइडेंटिफाइड पर्सन को आईपी बोला गया। तो बोला गया कि नंबर ऑफ आईपीज होगा ना वो 50 और हायर, नॉट एक्सीड 50 और हायर नंबर प्रेस्क्राइब्ड बाय कंपनी। कंपनी जितना बोल रहा है उतना या 50, यानी तो प्राइवेट प्लेसमेंट में रूल बना दिया जितना लोगों को कंपनी लिस्ट किया है और 50 विच एवर इज लो है। मतलब तुम 50 लोगों से ज्यादा को पीपी नहीं दे सकते, ठीक है। बट लिमिट तो अल्टीमेट प्राइवेट कंपनीज के तो 200 है। ये प्राइवेट लिमिटेड के तो मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं ना। हाँ, वो तो इसीलिए तो ये लिमिट लगाया है। अबव लिमिट ऑफ 200 नॉट टू बी इंक्लूड QIBs एंड एम्प्लॉयज। हाँ, अब ये बड़ा गजब बात बोला, इनको QIBs भी बोलते हैं। जो प्राइवेट प्लेसमेंट होता है ना उसको QIB भी बोलते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। ये जो लेते हैं इनको QIB बोलते हैं। क्वालिफाइड है ये लोग, इनको यानी क्वालिफाई किया है कंपनी। ये लोग इंस्टीट्यूशनल बायर्स है। ये जो देता है ना बेटा, किसी इंडिविजुअल इंसान को देता भी नहीं है कंपनी। हाँ, ये किसी कंपनी, किसी बैंक, LIC इनको देगा। तो जब ये जो क्या, मान लो हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और हम ये किसी मान लो 20 QIBs को दिए, तो विद इन लिमिट है कि 50 क्रॉस नहीं कर रहा, लेकिन ये 20 QIB मेरा वो 200 मेंबर के कैलकुलेशन में नहीं आएगा। देखो इसीलिए लिखा, ये जो QIB के ऊपर 200 के ऊपर नहीं जा सकते, और जो लिमिट है ना इसमें QIB और एम्प्लॉयज नहीं है, ठीक है ना। वो जो 200 वाला बात बोला, वो 200 लोग कौन होते हैं? नॉर्मल पब्लिक, जनरल इट इज hereby clarified that restriction of 200 member would be reckoned individually for each kind of security, that is equity share, preference share and एक बात बड़ा गजब है सर, क्या प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, डिवेंचर सब मिला के 200 बोला? नहीं बेटा, सबका इंडिविजुअली 200। हाँ, अब ऐसा बोलना का, अरे 200 इक्विटी शेयर होल्डर बोला है, तो वो इक्विटी पे भी आ गया, उसी में प्रेफरेंस आ गया, उसी में डिवेंचर आ गया, तब तो 200 का लिमिट तो बहुत छोटा हो जाएगा। नहीं, 200 इक्विटी शेयर, आप 200 तक प्रेफरेंस शेयर भी रख सकते हो और आप 200 तक डिवेंचर होल्डर भी रख सकते हो। अब ये कंफ्यूजिंग हो रहा है क्योंकि मतलब नॉर्मली 200 मेंबर्स बेटा 200 मेंबर्स बोला तो ठीक ही बोला, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? 200 मेंबर्स, तो मेंबर्स कौन होते हैं? जो लोग इक्विटी शेयर होल्ड करते हैं। डिवेंचर होल्डर और प्रेफरेंस होल्डर मेंबर होते ही नहीं है। नहीं, वो तो क्रेडिटर्स है। हाँ, तो उनको इसीलिए लिस्ट में एक साथ जोड़ के मत पढ़ो, यही बोलना चाहते। ओके ओके, ठीक है। हाँ, रूल 14 क्या बोलता है? द प्रपोजल टू मेक पीपी हैज बीन प्रीवियसली अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर ऑफ कंपनी बाय एन एसआर। तो जिन लोगों को तुम दे रहे हो एज अ प्राइवेट प्लेसमेंट, भैया पहले शेयर होल्डर से एसआर तो पास करा लो फॉर ईच सच पीपी। मतलब सर जी आप LIC को दे रहे हो मान लो, आप ICICI बैंक को दे रहे हो मान लो, सर आप दे रहे हो रिलायंस लिमिटेड को भी दे रहे हो आप, सर तो आपको इंडिविजुअली अपने शेयर होल्डर से तीनों के लिए अलग अलग एसआर पास कराना पड़ेगा। मतलब एक बार एसआर पास कराओ, क्या LIC को दे दें? बोला हाँ दे दो। फिर एसआर पास कराओ, क्या ICICI को दे दें? हाँ दे दो। फिर बोलो क्या रिलायंस लिमिटेड को दे दें? हाँ दे दो।
मतलब इंडिविजुअल पीपी के लिए आपको अलग अलग एसआर पास कराना पड़ेगा। ठीक है, तो जब ये नोटिस जाएगा ना शेयर होल्डर को कि मीटिंग में आइए, तो फिर ये बात को मीटिंग के नोटिस में पहले डिस्क्लोज कर देना कि किन लोगों को तुम ये उसके लिए बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो गया है, तो किस काइंड का सिक्योरिटी इशू कर रहे हो, तुम क्या बेसिस पे प्राइस डिसाइड की हो, तुम्हारा वैल्यूअर का एड्रेस क्या है जो ये वैल्यूएशन निकाला प्राइस का, कितना अमाउंट तुम इस तरीके से रेज करने वाले हो, और अदर भी कोई भी मटेरियल बात है। मतलब जब ये शेयर होल्डर का वोटिंग के लिए बुलाओ उनको सारा जानकारी होना चाहिए, ताकि जब लोग वोट करें तो लोग क्लियर रहे कि हाँ करना है कि ना करना। प्रोवाइडेड दिस सब रूल शैल नॉट अप्लाई, दैट इज एसआर इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ एनसीडी। ये क्या होता है? नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर अगर इशू कर रहे हो तो तुमको शेयर होल्डर से अप्रूवल का दरकार नहीं, क्योंकि बेटा नॉन कन्वर्टेबल मतलब वो बाद में कभी भी इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं होगा, तब क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम तो है इक्विटी शेयर को लेकर ही है ना सर। ठीक है, हाँ बस ये बात देख लेना, प्रोवाइडेड दैट तुम जितना रुपया रेज कर रहे हो वो एडुकेट एनफ होना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रेजोल्यूशन इसके लिए पास होना चाहिए। मतलब सर हमको एनसीडीज के लिए शेयर होल्डर से पूछना ही नहीं, लेकिन अगर वो अमाउंट ऑफ लिमिट क्रॉस कर रहा है तो फिर तुमको सफिशिएंट रीजन देना पड़ेगा। तुम नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू करके मनी रेज कर रहे हो विद इन लिमिट, तो फिर तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रेजोल्यूशन पास कर लो, देख लो अमाउंट एडिक्वेट हो बहुत, ठीक है। लेकिन अगर तुम लिमिट क्रॉस करके जा रहे हो एनसीडी इशू करते हो तो इट शैल बी सफिशिएंट इफ कंपनी पासेस द प्रीवियस एसआर वंस इन ईयर। साल में एक बार एसआर पास कर लो, शेयर होल्डर से पूछ लो हर साल में एक बार कि देखो हम नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू दे रहे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। बात क्लियर? प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट इन केस ऑफ ऑफर टू QIBs इफ कंपनी पासेस प्रीवियस एसआर ओनली इन ईयर फॉर ऑल सच अलॉटमेंट ड्यूरिंग द ईयर। यही तो बोलना चाहता था कि QIB को जब एनसीडी दे रहे हो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर वो भी लिमिट से एक्सीड कर रहा है, मतलब जितना अप्रूवल था उससे ज़्यादा, तो फिर भैया एसआर पास कर लो साल में एक बार। Provided also that no offer or invitation of any securities under this rule shall be made to a body corporate, incorporated, or in a national of a country which shares a land border within India, unless a body corporate has obtained government approval under FEM। सीधा बात है, ये जो तुम QIB के थ्रू शेयर दे रहे हो ना, और ऐसा QIB जो कोई कंपनी है, जैसे अभी हम बोला रिलायंस लिमिटेड, तो भैया जी एक बात दिमाग में रख लेना कि वो इंडियन कंपनी होना चाहिए। और एक बार रिपीट करिए सर। हम QIBs में किसको किसको शेयर देने का बात किया था अभी? LIC, ICICI और रिलायंस लिमिटेड। क्या ये तीनों इंडियन कंपनी? हाँ, ये लोग इंडियन कंपनी होना चाहिए। हाँ सर, आप दे सकते हो विदेशियों को भी, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि आप FEMA एक्ट में उसका अप्रूवल ले लो, और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह का अप्रूवल लगता है। मतलब छोटा मोटा अप्रूवल से काम नहीं चलेगा, बस ऐसे ही जाके ROC से पूछ लिया। मतलब प्रॉपर वे में अप्रूवल लेके तुम दो इंडिया के बाहर तो ठीक, वरना इंडिया में ही दो शांति से जी। कंपनी मेकिंग प्राइवेट प्लेसमेंट सेल इश्यू PPOC इन फॉर्म ऑफ, मतलब भाई एक ROC को खबर करेगा PAS फॉर्म में, एक फॉर्मेट होता है PPOC। तुम इसको छोड़ो PPOC, तुम ये याद कर लो कि एक फॉर्मेट दे, मतलब सीधा बात है सर, ROC को इन्फॉर्म करेगा पूरा नेम एड्रेस के साथ कि किन किन लोगों को तुम प्राइवेट प्लेसमेंट की शेयर दी। ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर शेल नॉट कैरी राइट ऑफ रिन्यूसिएशन। मतलब सीधा बात है, PPO प्राइवेट प्लेसमेंट में जो तुम शेयर दे रहे हो ना, उसमें कंपनी ये राइट नहीं रख सकता कि जब मर्जी आए तो कंपनी वापस ले लेगा उनसे। रिन्यूसिएशन का मतलब होता है वापस लेना, रिनाउंस करना, बाद में वापस रिनाउंस नहीं कर सकता कंपनी। और सॉरी गलती बात, कंपनी नहीं, जिनको तुम दे रहे हो प्राइवेट प्लेसमेंट वो इसको किसी और को रिनाउंस कर दिया, ये नहीं हो सकता। सॉरी, हम दिया रिलायंस लिमिटेड को, रिलायंस लिमिटेड उसको बोल रहा है मुकेश अंबानी को दे देते हैं शेयर, या ये शेयर हम टाटा लिमिटेड को दे देते हैं,
तो रिलायंस लिमिटेड को ये राइट कभी नहीं हो सकता कि QIB में मिला हुआ शेयर वो किसी और को दे, पीपी ऑफर में प्राइवेट प्लेसमेंट में मिला हुआ शेयर किसी और को रेनाउंस कर दो। राइट इश्यू में पढ़ते थे ना, राइट को रेनाउंस करना, वो ये नहीं कर सकता। तुमको लेना है तुम लो, तुमको नहीं लेना है तुम छोड़ दो। तुम किसी और को रेनाउंस नहीं कर सकते कि मेरी जगह उसको दे दो। ठीक है, कुछ एक इंपॉर्टेंट नोट है, किसको डीम टू बी पब्लिक ऑफर मानते हैं। इफ कंपनी मेक्स एन ऑफर टू अलॉट सिक्योरिटीज टू प्रेस्क्राइब्ड नंबर ऑफ IPs that shall be deemed to be offered to public and shall accordingly be governed with the provision of part 1 of this chapter। ये एक तरीके से ये बोलना ये चाहता है कि तुम अगर प्राइवेट प्लेसमेंट में शेयर दे दियो ना तो रूल सारा वही होगा जो ऑफर टू पब्लिक को होता है। मतलब वो लोग कोई भगवान नहीं हो जाएगा अलग से। आप प्राइवेट प्लेसमेंट जब आप पब्लिक को शेयर बेचते हो तो आपको बहुत सारा रूल फॉलो करना पड़ता है ना। वैसे ही आप जब इसमें दोगे पीपी ऑफर में प्राइवेट प्लेसमेंट में, वहां पर भी वही रूल्स अप्लाई होंगे। मतलब इसको पब्लिक ऑफर की तरह ही माना जाएगा, बट वो पब्लिक स्पेसिफाइड हो गया। हाँ। वो फिक्स पब्लिक हो गया जिसको तुम ही डिसाइड किए थे। ठीक है, इसलिए इसको डीम टू बी ऑफर टू पब्लिक की तरह ही माना है। मतलब रूल सारा वही अप्लाई हो जाएगा सर। ठीक है, irrespective whether not the payment of securities has been received or whether the company intended to release securities or not to be commercial outside India। सीधा सा बात है, पैसा मिला है नहीं मिला उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शेयर मार्केट में तुम्हारा लिस्ट है कि नहीं, रूल वही चलेगा जो एक ऑफर टू पब्लिक में चलेगा। एकदम पाती जबान में एक लाइन में बोल दे तो सर प्राइवेट प्लेसमेंट में जो शेयर देंगे वो इनिशियल पब्लिक ऑफर की तरह ही माना जाए। ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी, ये ज्ञानबाजी। इट विल IPs विलिंग, जो भी तुम पब्लिक को डिसाइड किए हो, जिनको तुम शेयर सब्सक्राइब करा दो पीपी ऑफर के अंदर, वो लोग मनी देगा आइदर चेक और DD में या अदर बैंकिंग चैनल, नॉट इन कैश। सर ये तो बहुत सिंपल सा बात। हाँ, एप्लीकेशन मनी नॉट टू बी यूटिलाइज्ड unless allotment mode of return allotment filed with ROC। जब तक तुम ये अलॉटमेंट का पूरा डिटेल ROC को नहीं दे दो, QIB को कितना कितना शेयर दिए तब तक तुम इस पैसे को हाथ नहीं लगा सकते, यूज नहीं कर सकते। सिंपल बात। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ फ्रेश ऑफर, नो फ्रेश ऑफर अनलेस अलॉटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एनी ऑफर और इन्विटेशन मेड अर्लियर हैज बीन कंप्लीटेड। अरे ऑब्वियस सा बात है, तुम एक IPO लॉन्च किए, उस IPO तब तक पूरा काम खत्म ही नहीं हुआ और तुम एक और IPO लॉन्च कर नहीं हो सकता। जब तक पहला और नहीं हो जाए तब तक दूसरा नहीं आ सकता। हाँ। ये तो वही हो गया, तुम एक रोटी खत्म नहीं किया, तुम दूसरा रोटी तीसरा रोटी ऑर्डर किए जाए, भैया पहले एक खा लो फिर दूसरा मिलेगा। ठीक है, क्या चीज, मतलब ये प्राइवेट पब्लिक किसके पर्सपेक्टिव, दोनों पर्सपेक्टिव में, दोनों पर्सपेक्टिव। तुम कोई भी टाइप का अलॉटमेंट अगर कर रहे हो तो जब तक वो पहला अलॉटमेंट कंप्लीट हो जाए तब तक नया फ्रेश ऑफर नहीं रह सकता। ठीक है, या फिर वो वाला ऑफर तुम विड्रॉ कर लियो या अबेंडन कर दिया जाए तब अलग बात। मतलब कोई भी वे में वो ऑफर खत्म हो गया। ठीक है, पर अगर तुम फिर भी कर लिए तो तुम्हारा ये वाला ऑफर कैंसिल हो जाएगा, नया वाला। यहाँ पे कंसेप्ट क्लैरिटी चेक दिया, द प्रोहिबिशन अप्लाइज फॉर डिफरेंटली काइंड ऑफ सिक्योरिटीज आल्सो। देखो यहाँ बोल दिया जो तुम बोले थे, लो सर ये PPP भी एप्लीकेबल, हाँ बिल्कुल एप्लीकेबल। ठीक है, ठीक बात है सर। यानी सर कोई भी टाइप का हम शेयर अलॉटमेंट करें जब तक पहला अलॉटमेंट कंप्लीट नहीं हो जाए दूसरा नहीं ला सकते। सर अलॉटमेंट के लिए कुछ और भी बात बोला, कंपनी शेयर अलॉट सिक्योरिटी विदिन 60 डेज फ्रॉम रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। हाँ ये बड़ा वैसे बात बोला सर, आप एप्लीकेशन मनी आज मंगवा लिए, मान लो 8 अक्टूबर, आज कितनी तारीख है, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर है, 5 अक्टूबर को तुम एप्लीकेशन मनी मंगा लिए। अब भैया अलॉटमेंट मनी तुम मंगा ही नहीं रहे, आराम से बैठे हो, तुमको लग रहा है कुछ पैसा तो आ गया, काम करो ना, क्या फर्क पड़ता है, शेयर देना भी नहीं पड़ रहा, पैसा भी मिल गया। क्योंकि आजकल कंपनी जनरली क्या करता है, एप्लीकेशन मनी में 5 या 6 रुपया करके मंगा ही लेते हैं, तो आधा पैसा तो आ ही गया, बाकी आधा ठीक है ना, क्यों तो पैसा मंगाया क्यों शेयर अलॉट करें। कंपनी टैक्स बोलता रुको तुम बहुत चालू है, तुम्हारा चालू गिरी खत्म करने के लिए हम रूल लिख दिए 60 डेज में। भैया जिस दिन एप्लीकेशन मनी मंगाए उसके 60 दिन के अंदर शेयर अलॉटमेंट का भी काम कर लो। इफ कंपनी फेल टू अलॉट सिक्योरिटीज इन 60 डेज तो फिर भैया जितना पैसे लियो ना एप्लीकेशन के नाम पे
15 दिन में विथ इंटरेस्ट रिपे करो, सॉरी विद इन 15 डेज रिपे करो। 60 दिन खत्म हो गया उसको 15 दिन के अंदर रिपे करो विथ इंटरेस्ट 12%। ऊपर भी पड़ा था ना 15 दिन के अंदर ही। हाँ, रिफंड का केस 15 दिन ही। एप्लीकेशन मनी सेल बी केप्ट इन सेपरेट बैंक अकाउंट, वो वाला ज्ञान सेल वापस दिया एंड नॉट टू बी यूटिलाइज्ड फॉर एनी पर्पस अदर देन अलॉटमेंट के एडजस्टमेंट तो करोगी, और अगर रिपे कर रहे हो तब यूज कर सकते। बात समझे? कंपनी कैन मेक पीपी शैल नॉट रिलीज एनी पब्लिक एडवर्टीजमेंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एनी मीडिया और मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग एनी चैनल और टू इन्फॉर्म पब्लिक एट लार्ज अबाउट सच एन इशू। जब तुम QIPs दे रहे पीपी के थ्रू शेयर दे रहे हैं ना, प्राइवेट प्लेसमेंट, तो भैया जी पब्लिक को एडवर्टीजमेंट मत करो, ओ देखो मेरा शेयर तो रिलायंस ले लिया, ओ देखो मेरा शेयर तो LIC ले लिया। मतलब तुम एक तरीके से पब्लिक को इंटीमेट करो, वो देखो इतना बड़ा बड़ा लोग लिया, हम लोग भी ले लेते हैं। और इसके बाद तुम पब्लिक IPO लॉन्च करो और धड़ाधड़ अपना शेयर बेच लो। नहीं, ये गलत बात होगी। तुमको तुम्हारा पीपी में शेयर बिक गया पब्लिक प्राइवेट प्लेसमेंट में, उस बात को तुम पब्लिक में एडवर्टाइज नहीं कर सकते। पब्लिक को लेना है नहीं लेना वो उनका इच्छा है ना भाई, तुम उनको इंटीमेट क्यों कर रहे हो? ये तो एक तरीके से उनको इंटीमेट करना हो गया ना, टेम्पटेशन आ रहा है उनमें भी। अरे आपको अगर आज आपको पता चले किसी कंपनी का शेयर रिलायंस लिमिटेड लिए, तो आपका ये मन करेगा ना भाई हम भी उस कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, क्योंकि बहुत बड़ा लोग इन्वेस्ट किए। तो ये नहीं है ना। सर ये जो पीपी है प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए, लेकिन इंडिविजुअल भी अप्लाई कर सकता है अगर वो चाहे तो। प्राइवेट प्लेसमेंट में कोई अप्लाई नहीं करता, कंपनी खुद से डिसाइड करता है। तो फिर वो एडवर्टाइजमेंट करने के बाद भी क्या ही हो जाएगा? नहीं, आप अभी भी एक बात समझे नहीं, हम प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू पहले शेयर भेज दिया। मान लो मेरे पास 2 लाख शेयर, हम मान लो पीपी के नाम पे 50,000 शेयर बांट दिया। अब हम बाकी 1.5 लाख शेयर हमको पब्लिक को बेचना है ना। हम उसके लिए हल्ला मचा रहे हैं कि देखो मेरा 50,000 शेयर पीपी लिए। अब ये जो 1.5 लाख शेयर लेने वाले जो जनरल पब्लिक है, वो लोगों को तो एक टेम्पटेशन आएगा ना, वो देखो उस कंपनी का शेयर तो LIC भी लिया है, चलो हम भी ले लेते हैं। तो तुम एक तरीके से अपने आप को एडवर्टाइज कर रहे हो कि देखो मेरे शेयर तो इतने बड़े बड़े लोग लिए। मैं ये बात समझ गई, मतलब ये जो 150 शेयर जो जनरल पब्लिक के लिए है, तो वो जनरल पब्लिक कैसे देगी? लाइक IPO के थ्रू IPO आएगा, इनिशियल पब्लिक ऑफर लाएगा ना, पब्लिक ऑफर। IPO तो नहीं लाता है ना प्राइवेट कंपनी। हम प्राइवेट कंपनी का बात ही नहीं किया है। ओह अच्छा, तब ठीक है। और प्राइवेट कंपनी भी तो बाकी शेयर, मान लो 200 मेंबर रखने हमको, तो बाकी शेयर तो दे ही रहना किसी न किसी लोगों को। तो ये उनको बोल नहीं सकता कि देखो मेरा शेयर कौन लिया तो तुम भी ले लो। बात यही हो रहा है चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट, तुम लोगों में ये हाईलाइट करते मत फिरो कि देखो मेरा शेयर कौन कौन बड़ा बड़ा लोग लिया। ये एक टाइप का एडवर्टीजमेंट करना हो गया, अपनी कंपनी का नाम इंड्यूस कर रहे हैं लोग। लोगों को इंड्यूस करना हो गया कि ओ देखो उतना बड़ा बड़ा लोग लिया, चलो तुम भी ले लो। तो ये नहीं कर सकते, ठीक है। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट टू बी फाइल्ड विद ROC 15 डेज फ्रॉम अलॉटमेंट। जिस दिन अलॉटमेंट डेट हो गया, लोगों को शेयर बांट दिए, 15 दिन के अंदर ROC को पूरा डिटेल फर्निश कर दो कौन कौन लोग तुम्हारा शेयर एलिजिबल है। ये जो रिटर्न अलॉटमेंट है ये PS3 नाम का फॉर्म में भरा जाएगा, जिसमें उनका जो लोग तुम्हारा शेयर होल्डर बने हैं उनका नेम, ईमेल ID, परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर, फुल नेम, एड्रेस, कितना शेयर होल्ड कर रहा है वो लोग, किस डेट को कितना शेयर अलॉट हुआ, ठीक है। उन शेयर्स का नॉमिनल वैल्यू कितना है, अगर प्रीमियम इशू किया तो प्रीमियम कितना है, अगर अदर देन कैश इशू किया तो अदर देन कैश किस लिए इशू किया, सब डिटेल भर के बताना पड़ेगा। मतलब सीधा बात है सर, शेयर के बारे में ROC को सारा करोगे। डिफॉल्ट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट कमिटमेंट, अगर ये रिटर्न फाइल करने में डिफॉल्ट की तो 1000 रुपये पर डे करके फाइन लगने लग जाएगा, जो कि मैक्सिमम 25 लाख तक हो सकता है। एक कंपनी में एक पीपी इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस सेक्शन, कंपनी प्रमोट, अगर कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहा है और इस एक्ट का कोई रूल तोड़ते हुए, तो फिर इस कंपनी का प्रमोटर, डायरेक्टर, सब पे फाइन लगेगा। फाइन विच में एक्सटेंड टू अमाउंट रेज्ड थ्रू पीपी और 2 करोड़ विच एवर इज लोअर। जितना रुपया उठाए हो
या 2 करोड़, उसमें से जो लोअर है उतना तक का फाइन लग सकता है। और जितना रुपया उठाया वो भी रिफंड करना पड़ेगा। फाइन पेनल्टी तो भरो ही, मतलब जितना रुपया उठाए उनको PIP से उनको इंटरेस्ट 12% इंटरेस्ट के साथ वापस दो विदिन 30 डेज। मतलब सर PP में आप रूल तोड़ के काम नहीं कर सकते। यहाँ पे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन में बायर्स का मीनिंग बोला जिसको QIB बोलते हैं, वही हो गया जो बोले ना जिनको प्राइवेट प्लेसमेंट के नाम पे शेयर दे दी। लास्ट टॉपिक, प्राइवेट प्लेसमेंट PP ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर सेल बी फॉर्म इन PS फॉर सीरियली नंबर एंड एड्रेस। जब तुम्हारा आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म दोगे ना तो उसको PS फॉर्मेट फॉर्मेट में होना चाहिए, प्लस सीरियली नंबर्ड होने चाहिए फॉर्म, ताकि कंपनी कोई घोटाला ना कर सके। मतलब मेरे पास अगर हम 1 लाख शेयर बांट रहे हैं PP के नाम पे, तो हर एक शेयर का यूनिक नंबर होना चाहिए। तो इस मान लो जैसे मान लो 1 लाख 1 से लेके 1,20,000 तक का शेयर मान लो हम LIC को दिया, तो ये सीरियली नंबर्ड होने चाहिए। किनको कितना शेयर दे रहे हैं ये मेरे पास पूरा लिस्ट मेंटेन होना चाहिए इन राइटिंग, इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी चलेगा। ठीक है, कंपनी मेंटेन कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ PP ऑफर, मुझे पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड रखना पड़ेगा और ROC को भी बताना पड़ेगा। इसके लिए SR BR जो भी पास की हो सबके साथ ROC को फाइल करना पड़ेगा। Any offer or invitation which is not in compliance with the provision of Section 42 NPP shall be treated as public offer and relevant provision apply accordingly. ठीक है, ये था ये चल, ठीक है।